Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. So we were doing the very first fundamental right, that is right to equality, and in it we have covered article 14 and 15. After this we have our new one, that is article 16 in it. ओके बेसिकली आर्टिकल 16 बच्चे किस चीज़ की बात करता है? इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड मैटर्स. ओके देखिए, जो आर्टिकल 14 था दैट इज़ लिटिल बिगर. इट डिस्कस इक्वालिटी इन वाइडर टर्म, दैट इज़ इक्वालिटी अंडर लॉ. ठीक है, जैसे ये है हमारा आर्टिकल 14. जो इसके अंदर है दैट इज़ आर्टिकल 15, and it talks about protection of equality and prohibits discrimination just on the basis of 5 grounds. After it we have article 16, much narrower than these two, and it talks about equality in employment and appointments. Okay, so this is our bifurcation of these articles. तो क्या था बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने रिजर्वेशन को कंपनसेटरी बेनिफिट्स कहा था. लाइक जो हमारे रिजर्वेशंस होती हैं, उन्होंने कहा सोसाइटी के कुछ पार्ट्स हैं जो ऐसे सेक्शंस हैं जो बहुत समय से डिस्क्रिमिनेट होते आ रहे हैं, और एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, उसकी अपलिफ्टमेंट, उसको डेवलप करने के लिए हमें ये रिजर्वेशंस, उनको कुछ बेनिफिट्स देना बहुत ज़रूरी है. उन्होंने कहा कि इक्वालिटी का सही मतलब ये है कि जितनी भी डिसेबिलिटीज़ हैं, राइट, जितनी भी हमारे वीक पॉइंट्स हैं उन्हें हटा दें और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें. ओके, डिसेबिलिटीज़ को डिडक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़ को ऐड ऑन करें. आर्टिकल 16, एक चीज़ जो याद रखना बच्चे, दैट इज़ फॉर योर पीटी इंटरव्यू क्वेश्चन ऑल्सो. आर्टिकल 16 इज़ जस्ट फॉर सिटीजन्स ओनली, सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो होंगे उन्हीं को ही आर्टिकल 16 मिलता है. नाउ लेट्स डिस्कस आर्टिकल 16 क्लोज 1. आर्टिकल 16 क्लोज 1 सेज स्टेट के अंदर जितनी भी पोस्ट हैं, राइट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट, उनमें एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट के लिए देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. मीन्स एवरी सेक्शन, every a person of each section must get equal opportunity to get selected, right? तो job, employment, appointments, कोई भी केस हो उसमें क्या होना चाहिए? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. समझ में? ये हमारा आर्टिकल 16 क्लोज 1 कहता है. नाउ कम टू आर्टिकल 16 क्लोज 2. ये क्या कहता है बच्चे? इट टॉक्स अबाउट 7 ग्राउंड्स, मेन 7 ग्राउंड्स. आपको ग्राउंड्स से याद आया हो, हमने जस्ट अभी आर्टिकल 15 में 5 ग्राउंड्स किए हैं, राइट? तो आर्टिकल 16 में वी हैव 7 ग्राउंड्स. कौन कौन से? रेस्ट 5 तो वही के वही हैं जो पिछले उसमें थे. कौन कौन से थे वो? रिलीजन, सेक्स, रेस, कास्ट, place of birth. 2 more also added. The 6th one is descent, and the last one is residence. ठीक है, ये दो आर्टिकल 15 में नहीं है बट आर्टिकल 16 में है. ठीक है बच्चे, तो आर्टिकल 16 क्लोज 2 सेज दैट 7 ग्राउंड्स के बेसिस पे आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कुछ क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं. इसके बेसिस पर हम कैंडिडेट के लोग को लें या ना लें. ठीक है, ये हो सकता है. प्लस वही है, इसके साथ आपका एक और चीज़ जो हमने पढ़ा था, रीजनेबल रीज़न होना चाहिए, राइट? जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दीज 7 ग्राउंड्स इफ एनी अपॉइंटमेंट इज डन दैट विल बिकम इनवैलिड. ओके, आप जस्ट इन 7 ग्राउंड्स के बेसिस पर ओनली डिस्क्रिमिनेशन
नहीं कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू, यू हैव टू गिव अ रीजनेबल रीज़न अलॉन्ग विद दैट. दैट्स आवर 16 क्लोज टू सेज. समझ में आया बच्चे? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दीज 7 grounds, नो डिस्क्रिमिनेशन. But if you want to differentiate, you have to give a reasonable reason also. Now here comes Article 16 Clause 3. ये कहता है बच्चे रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस. ठीक है, रेजिडेंस बेसिस पर रिजर्वेशन करने का हक पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो रेजिडेंस के बेसिस पर रिजर्वेशन कर सकते हैं. राइट, आपने कई जॉब एप्लीकेशंस देखी होंगी, एम्प्लॉयमेंट्स के टाइम पे देखा होगा कि रिजर्वेशन जो होती है उसमें कई बार रेजिडेंट्स, वहाँ के आसपास के रेजिडेंट्स के लिए सीट रिजर्व होती है. तो ऐसा पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो ऐसी रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सके. ये हमारी एक्सेप्शन किसकी होगी? जस्ट जो हमने 16 क्लोज 2 किया. अभी तो आप कहोगे कि मैम यू जस्ट सेड कि उन 7 ग्राउंड्स पे हम नहीं कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन ओनली, और इस वाले क्लोज में आप कह रहे हो कि रेजिडेंस के बेसिस पे हो सकती है, क्योंकि इट्स 16 जो क्लोज 3 है, इट्स जस्ट एन वन एक्सेप्शन ऑफ दिस आर्टिकल 16 क्लोज 2. ऐसा करने के 2 रीज़न है. देखिए 2 रीज़न है हमने जब ये एक्सेप्शन क्रिएट की. फर्स्ट, किसी भी स्टेट में ऐसे एरियाज़ होते हैं जो ऑलरेडी बैकवर्ड होते हैं. राइट, जैसे आपने छत्तीसगढ़ में देखा हो बस्तर एंड दंतवाड़ा. राइट, आपने देखा हो जो हमारी उत्तराखंड जुडिशरी एग्ज़ाम होता है उसमें रिजर्व देयर उत्तराखंड जुडिशरी रिजर्व सर्टेन सीट्स फॉर लोकल वुमेन कैंडिडेट्स. वुमेन कैंडिडेट के लिए सीट रिजर्व की जाती है. तो इनका रीज़न क्या होता है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं या कुछ ऐसे सेक्शन सोसाइटी होती है जो वहाँ पे डेवलप नहीं कर पाती है, वो बहुत बैकवर्ड होती हैं. So to accelerate development, and the second reason is for equal opportunities to different areas of the state. Opportunities for different areas. जो areas already so backward है उनको uplift करने के लिए we need a residence reservation. राइट, सो आर्टिकल 16 क्लोज 3 आपको अच्छे से समझ में आया. नाउ कम टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिस पे सिंगल इंडिविजुअली क्वेश्चन भी आ जाता है, दैट इज आर्टिकल 16 क्लोज 4. ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ये आर्टिकल हमें क्या कहता है. देखिए, इट सेज कि सोसाइटी के जो डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस हैं, राइट, उनकी सोशल और इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी के लिए स्टेट के पास पावर है कि वो स्टेट को कुछ पोस्ट्स को रिज़र्व कर सकें. राइट, स्टेट की कुछ पोस्ट जो निकलती हैं उनको रिज़र्व कर दे उस सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल के लिए. राइट, बैकवर्ड क्लास के फेवर में ये बात की गई थी. अब बैकवर्ड क्लास में हमारी स्केड्यूल्ड ट्राइब भी आती है, स्केड्यूल्ड कास्ट भी आती है. ओके, तो 16 क्लोज 4 की वैलिडिटी के लिए बहुत क्वेश्चंस उठे कि यहाँ पर बैकवर्ड क्लास हम किसे कहेंगे, हाउ मच रिजर्वेशन टू बी डन. और ये तो फिर से 16 क्लोज 1 की फिर से एक्सेप्शन आ गई. 16 क्लोज 1 तो कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना है डिस्क्रिमिनेशन, और हम इस पे कर रहे हैं. सो क्या कहा गया बच्चे, कुछ हमारी लाइक इट इज़ सोसाइटी, तो इसका कुछ सेक्शन लाइक दिस, ये क्या था बच्चे, हमारा बैकवर्ड क्लास में आता है. क्वेश्चन ये उठा कि बैकवर्ड क्लास हम किसे कहेंगे. राइट, यही क्वेश्चन का मुद्दा था. तो हमारा सबसे फर्स्ट केस आता है. अब यहाँ से केस स्टार्ट होंगे, अच्छे से ध्यान देते जाइएगा, मैं जो आपको केसेस नोट डाउन कराऊँ. फर्स्ट केस इज़ योर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर. ठीक है, तो इसमें 2 कंडीशंस दी गई और कहा गया कि जो भी बोथ द कंडीशंस को फुलफिल करेगा उसी पर 16 क्लोज 4 एप्लीकेबल हो जाएगा. राइट, कि बैकवर्ड क्लास वो होगी, कौन सी होगी बैकवर्ड क्लास, जो सोशली प्लस एजुकेशनली दोनों बैकवर्ड हो, सोशली भी हो और एजुकेशनली भी हो. एंड सेकेंड रीज़न क्या दिया गया कि नॉट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन सर्विसेज अंडर स्टेट. राइट, स्टेट्स के जो सर्विसेज होते हैं, सर्विस सेक्टर है, उसमें उस पर्टिकुलर कास्ट को
इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन ना मिली हो। तो जो उन दो कंडीशंस को फुलफिल कर देगा वो उस पर हमारा 16 क्लोज 4 एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट केस जो आता है दैट इज़ देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1964 का केस है बच्चे, और यहाँ से अब हमारी लिटिल डेवलपमेंट ऑफ क्लोज 4 स्टार्ट होती है। इस केस को कैरी फॉरवर्ड रूल भी बोला गया, कैरी फॉरवर्ड रूल केस, याद रखिएगा पीटी में आ सकता है कैरी फॉरवर्ड रूल, देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस से पहले क्या था, ये हो रहा था कि बैकवर्ड क्लास के लिए अगर कोई सीट रिजर्व है और वो उस ईयर फिल नहीं हो पा रही है तो उन सीट्स को आप आगे के ईयर्स में ऐड अप कर सकते हैं, ठीक है, उसको ऐड अप करते रहें। दिस इज़ कैरी फॉरवर्ड रूल, ठीक है। ये इस केस की जजमेंट थी। तो क्या हुआ कि सॉरी, इस केस से पहले ऐसा था, फिर जब ये केस आया तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने 17% सीट्स वर रिजर्व्ड इन फेवर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। जो भी सीट्स अनफुलफिल्ड होती थी वो सीट्स सब्सिक्वेंट ईयर्स में एड अप होने लगी। फिर क्या हुआ बच्चे, 1961 में ये हाल हो गया कि टोटल 45 सीट्स में से 29 रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के फेवर में, मतलब 64% सीट्स, अराउंड 64% सीट्स उन्हीं के फेवर में एड अप होते हुए इतना स्कोर पहुंच गया ये, ठीक है। तो इस केस में ये कहा गया, ये मेजर केस इसलिए है कैरी फॉरवर्ड रूल, कि अगर कोई भी रिजर्वेशन 50% से अबव होता है, 50%, जैसे इस केस में एड अप होने के बाद 64% हो गया, 50% से अबव होता है तो वो इनवैलिड होगा, दैट इज़ कैरी फॉरवर्ड रूल इनवैलिड हो जाएगा, ये इस केस में बोला गया। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट केस आया, ओके, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, दैट इज इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, 1993 का बच्चे। और इस केस को हम मंडल कमीशन केस भी कहते हैं, मंडल कमीशन केस। ओके, इस केस को स्टेप वाइज समझेंगे बच्चे। 1979 में क्या होता है, पीएम मोरारजी देसाई ने कमीशन सेटअप की, ठीक है, जिसके चेयरपर्सन थे बीपी मंडल, राइट, एंड इट वाज, ये कमीशन क्यों फॉर्म हुआ, टू इन्वेस्टिगेट टोटल सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया। क्योंकि याद हो आपने बालाजी वर्सेस मैसूर वाला जो हमने केस किया, उसमें क्या था, बैकवर्ड क्लास वो होनी चाहिए जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हो। तो इसमें इस कमीशन का काम था, क्या था, टू इन्वेस्टिगेट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ इंडिया। तो 1980 में क्या होता है, टोटल 3743 कास्ट आर SCBC, मतलब सोशली एंड बैकवर्ड क्लास, एंड कमिटी रिकमेंडेड टू गिव 27% रिजर्वेशन टू देम। टोटल हमारी 3743 कास्ट ऐसी निकली और उनको 27% सीट देने की रिकमेंडेशन की गई। देन इन 1990 PM VP सिंह ने इसे इम्प्लीमेंट किया, राइट। ये जो इन्वेस्टिगेशन थी कमीशन का जो आया, दे इम्प्लीमेंटेड देयर रिजल्ट्स एंड 27% सीट्स वर रिजर्व्ड, ठीक है, ये 27 सीट्स % रिजर्व कर दी। अब 9 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, जिसमें 6:3 मेजॉरिटी में, तो उसमें हमारे 12 प्रिंसिपल्स निकाले गए, लिस्ट, राइट। 9 जजेस बेंच में 6:3 से 12 प्रिंसिपल्स को कंक्लूड किया गया एज पर आर्टिकल 16। तो उनमें मेजर कौन से थे, आई टेल यू द मेजर वन। फर्स्ट इज 27% रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड दिस सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास इज 100% करेक्ट, ठीक है, 27% को येस बोल दिया गया। देन सेकंड जो हमारी निकाली गई नेक्स्ट जजमेंट, दैट इज़ ये रिजर्वेशन सिर्फ अपॉइंटमेंट तक लागू होगी, ठीक है, जो 27% है इट इज़ जस्ट फॉर अपॉइंटमेंट, प्रमोशंस में नहीं होगी। नेक्स्ट आगे आगे जैसे प्रमोशन होते जाएंगे वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगी।
थर्ड जो हमारे प्रिंसिपल निकला दैट इज़ टोटल रिजर्वेशन किसी भी हाल में 50% से एक्सीड नहीं करेगी. 50% निकाला था ना वो क्राइटेरिया, वो भी बिल्कुल करेक्ट था. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब हालांकि कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाए, राइट, इस लिमिट को एक्सटेंड तब हम कर सकते थे. तो ये हमारे जो जजेस का बेंच था उन्होंने ये डिसीजंस निकाले. बट सून पार्लियामेंट रियलाइज्ड दैट अबव केस इज रोंग. ठीक है, ये केस रोंग मान लिया गया सून. वाई? एंड इन 77th अमेंडमेंट एक्ट, 77th अमेंडमेंट एक्ट they included 16(4)(a), आर्टिकल 16 क्लोज 4A रिसेंट ऐड किया गया, विच इनेबल्स टू कंटिन्यू रिजर्वेशन इन प्रमोशंस. प्रमोशंस को भी वैलिडेट किया कि अपॉइंटमेंट के साथ साथ प्रमोशंस में भी क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए, राइट, फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब. ठीक है, ये 77th अमेंडमेंट में बोली गई थी ये बात. और जो ये 16(4)(a) है, फिर इसको हम क्या बोलते हैं, कैचअप रूल ऑल्सो, कैचअप रूल. ओके, एंड इन 81st अमेंडमेंट एक्ट, दिस इज 77th अमेंडमेंट एक्ट, देन 81st अमेंडमेंट एक्ट में बच्चे हमारा क्लोज 16(4)(b) भी आ गया. ओके, एडिड, एंड ड्यू टू दिस ended 50% ceiling on reservation for scheduled caste and scheduled tribe. ये 50% रिजर्वेशन थी, ये भी हटा दी गई. They ended this, right? And ये जो सीलिंग थी रिजर्वेशन पर फॉर scheduled caste and scheduled tribe, this was also removed. और इसको हम बैकलॉग वैकेंसी भी बोलते हैं क्योंकि वो एडअप होती रहेंगी ना, बैकलॉग वैकेंसी रूल. तो ये दो रूल भी मैं आपको साथ साथ जीके के क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ, जनरल नॉलेज ऑफ लॉ, सो दैट पीटी में इंटरव्यू में यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ऑल राइट, तो ये हमारा मेजर 16 क्लोज 4 की सारी डेवलपमेंट्स थी. नाउ कम टू दिस आर्टिकल 16th क्लोज 5. आर्टिकल 16th क्लोज 5 क्या कहता है, रिजर्वेशन इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ओके, अगर कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में कोई ऑफिस है, राइट, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट, देखो रिलीजन की बात तो हमारी नेक्स्ट आर्टिकल में होगी, ठीक है, वो अलग आर्टिकल है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन वगैरह. बट यहाँ पर किस इसलिए हम इसको ले रहे हैं जहाँ पर कोई अपॉइंटमेंट, राइट, कोई एम्प्लॉयमेंट जॉब निकली हो रिलीजियस वे में, वहाँ पर आर्टिकल 16 कैसे अपना रोल प्ले करेगा. तो ये यही कहता है कोई ऑफिस है और उस ऑफिस में मेंबर बनने के लिए या रिक्वायरमेंट है कि आपको एक पर्टिकुलर रिलीजन का ही होना पड़ेगा. ठीक है, ये रिक्वायरमेंट दी गई है. तो ये जो भी ये रिक्वायरमेंट थी, इट इज़ नॉट वॉयलेटिव रिगार्डिंग आर्टिकल 16 क्लोज 1 और क्लोज 2, राइट. जैसे हमने वहाँ पे किया था ना, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, राइट. बट हियर आर्टिकल 16 उनकी एक्सेप्शन है. ये कहते हैं अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन का आपको होना ज़रूरी है उस जॉब के लिए, देन इट इज़ वैलिड. बट ये भी सर्टेन केसेस में है, लाइक अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जिसमें आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन, पर्टिकुलर रिलीजियस का ही बिलीफ या फेथ चाहिए, देन यू मस्ट ऑल्सो बिलोंग टू दैट रिलीजन. दैट वॉज कम्प्लीटली वैलिड, ये वॉयलेटिव नहीं था, राइट. So these are all your clauses of Article 16. Don't get confused. हर एक की जो आपको exception है वो मैंने अच्छे से बताई है. These are not exceptions. These are just quite elaborating the previous clauses. Okay. Now the question arises: is not reservation counterproductive or anti-secular, and how far is the caste-based reservation permissible? राइट, ये बिल्कुल क्वेश्चन बनता है बच्चे. जैसा कि हमने आर्टिकल 16 पढ़ा है, तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो येस, दिस क्वेश्चन अराइजेज कि जो हमारे सेक्शन में रिजर्वेशंस दी गई हैं, क्या ये हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव नहीं है, एंड समवेयर हाउ फार दीज कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन परमिसिबल, राइट. सो इट वॉज हेल्ड दैट द ड्यूटी ऑफ द स्टेट इज़ टू डू सोशल जस्टिस, एंड फॉर दिस पर्पज़ any circumstance which results into discrimination has to be removed,
राइट अगर सोशल अपलिफ्टमेंट के टाइम पे कोई भी ऐसा हमारे बीच में बाधा आती है जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन हो, हमें ड्यूटी बनती है स्टेट की टू रिमूव दैट. Right? Caste has been one such phenomena which has been the main criteria of discrimination. Right? Caste always the main criteria and ये एक hurdle होता है society की development में. Right? So it is the duty of the state to remove caste division in society. Right? इस caste division को remove करे and at least remove the caste based discrimination in the society. Right? The purpose is to promote fraternity and larger equality as based upon social justice, and hence the backward classes who have remained backward mainly because of caste discrimination need to be uplifted by proactive efforts of the state. So it's the duty of the state to uplift them by removing this caste based discrimination. Okay, it is not only about economic justice, rather primarily it is social justice, and as long as person belonging to one caste looks down upon the another simply because he belongs to some other lower caste, the need for the social justice in reference to caste discrimination remain to be significant, and the state has to provide the upliftment mechanism. Right? Upliftment mechanism. इसीलिए रिजर्वेशन को जो हटाया जा रहा है रिजर्वेशन को जो बनाया जा रहा है, लेके आया जा रहा है, ये एक करेक्ट स्टेप है स्टेट का टू गिव इक्वालिटी टू ऑल. राइट? इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेप टू प्रमोट फ्रेटर्निटी विद इन द वेरियस कास्ट ग्रुप्स. If religion apathy can be done away with by promoting secularism, then caste apathy can also be done away with by either gradually removing the caste system or by at least promoting fraternity between the caste groups. Yes, the court also held that education is key to promote secularism in reference to caste. Out of the various fundamental rights, education is most effective fundamental right, as education can bring about the effective realization of other fundamental rights. Okay, so education को हर आदमी तक पहुंचाना, it's the duty of the state by any means. How? The court had that it is the prime duty of the state to promote education, as through education that the value of education, the goal of secularism and the fraternity can be attained. The state shall follow carrot and stick policy, and duty shall be imposed upon parents as well. Right? The state can announce incentives for those who send their children to school and some penalties for those who do not. So, in single person constitutes a separate class, then law can regulate. No discrimination, work has to equal for equal pay. Okay, so these are all what I have said for Article 16. You should, if anybody asks you this question, you should be ready with your answers that yes, somewhere for the upliftment of society, if there is a need to remove this discrimination and to remove all the hurdles, barriers, it's the state duty completely. Okay, and for this it is justified. Okay, यहाँ पर उनका वर्क जस्टिफाई होगा. Right, बच्चे? So in next video stay tuned for Article 17 and the further. Till then, goodbye. Thank you.